नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस वक्त मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया जब उन्होंने अपना सरकारी शेड्यूल रद्द करते हुए अपना हेलीकॉप्टर आकांक्षी जिला चंबा के पांगी उपमंडल में डिप्लॉय कर दिया। जब उन्हें ये जानकारी मिली कि वहां पर एक शख्स बेहद सीरियस है और उसका इलाज किसी सुविधा प्राप्त हॉस्पिटल में ना हुआ तो जान भी जा सकती है। इस वक्त पांगी भारी हिमपात की चपेट में होने के चलते शेष दुनिया से कटा हुआ है और उन्हें यह बड़ा फैसला लेने से भी तनिक गुरेज नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी प्रवास रद्द करके हेलीकॉप्टर पांगी और किलाड़ भिजवाया और मरीज को एयरलिफ्ट करके कांगड़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीज को सही समय पर उपचार उपलब्ध करवाया गया। चिकित्सकों के अनुसार अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं पीपनलाल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हवाई सेवा करवा के मेरे भाई की किलाड़ में हेलीकॉप्टर पहुंचाया और मेरे भाई की जान बचाई और जिससे हवाई सर्विस से टांडा में पहुंचाया और टांडा पे सारा मेडिकल स्टाफ यहाँ लगा हुआ और मेरे भाई की जो है अभी जान जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है और सही उसका उपचार हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं यहाँ का मेडिकल का स्टाफ का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना दिलचस्पी से सारा मेहनत से लगे हुए और मुझे आशा है कि मेरे भाई जो जल्द यहाँ से ठीक होगा। मरीज़ को एक कट थ्रोट ओपन इंजरी है, जिसमें इसका थायराइड कार्टिलेज का भी फ्रैक्चर है और सांस की नली में भी कट लगा हुआ है और इनको टाइमली यहाँ पे लाया गया। अब हम इनको इमीडिएटली सीटी स्कैन कर रहे हैं, उसके बाद इनका ऑपरेशन किया जाएगा। अभी टाइमली जो है लाने से इनकी जान को बचाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार के द्वारा प्रदेश में 600 से अधिक सरकारी संस्थाओं को बंद किए जाने के विरोध में सराज के थुनाग में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के बाद जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का तानाशाही का रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जनता ही है तय करेगी कि उस सरकार को जवाब कैसे देना है। हम बजट सत्र तक जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद सत्र में भी जनता की मांग और आवाज को उठाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनता से सुविधाओं को छीनना कांग्रेस की ओछी राजनीति का प्रमाण है। हमने बजट प्रावधान के साथ मंत्रिमंडल की बैठक करके ही पूरे प्रदेश में संस्थान खोले थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली इस सरकार ने जनता को दी सुविधाओं को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं और परेशानियां कम होने की जगह बढ़ गई हैं। तो वहीं धर्मशाला के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि झूठ और फरेब के उस रेत के महल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ वोट लेने के लिए कांग्रेस ने जो मायाजाल बिछाया था, उससे बाहर निकलने का रास्ता कांग्रेस सरकार को दिखाई दे रहा है। परमार ने कहा कि झूठ के बलबूते कांग्रेस ने सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार के 2 महीने के कार्यकाल की बात की जाए तो आश्वासनों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी गारंटियों में उलझी हुई है और कठिन रास्तों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि अंतिम चरण की किस्त बंद किए जाने को लेकर विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है वे आप सुनिए। झूठ और फरेब के उस रेत के महल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो वोट लेने के लिए कांग्रेस ने माया जाल बिछाया। सरकार तो हमारे जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रभूषण जी, मीडिया के प्रभारी हमारे भाई राकेश जी और अनिल जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले ही 900 करोड़ के घाटे में चल रहा हो,
कहा गया हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे। मेरे पास सीमेंट वाल बनाने वाली कंपनियां ही बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि हजारों काम करने वाले ऐसे लोग आज सड़कों पर हैं। को विकास के लिए सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, वो रोक दिया गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश को के साथ जो छल किया है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ओपीएस का धन्यवाद, ओपीएस वालों को बधाई, पर 95% लोग ऐसे भी हैं जो बेरोज़गार हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मेहनत कश हैं, उनके साथ कोई छल ना करे। आप सभी को प्रसन्न करो, पर उनके साथ भी बिल्कुल छल ना हो, ये भी हम कहना चाहते हैं। हिमकेयर दोबारा पुनर्जीवित करें, पैसे दिए जाएं जिन जिन अस्पतालों को पैसे दिए जाने हैं। तो नगर निगम धर्मशाला का बुधवार को वार्षिक बजट 2023-24 पेश किया गया और नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नेहरिया ने 2023-24 का बजट 204.77 करोड़ रुपए प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने नगर निगम के विकास कार्यों का खाका रखा है। इसके साथ ही नगर निगम की आय को बढ़ाने के लिए शराब की बोतल पर 1 रुपये सेस को अब बढ़ाकर 4 रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही बिजली के प्रति यूनिट में 1 पैसे से बढ़कर 8 पैसे किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिससे 24 लाख प्राप्ति होगी। वहीं बजट और आम बैठक में शहर में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। अपडेट आप तक पहुंचा दें कि रोहड़ के तहसील चिड़गांव के अंतर्गत टोटसा गांव में 12 वर्षीय बच्चे को जिंदा जल जाने से मौत हो गई है। हादसा मकान में आग लगने से हुआ है, जिसमें 2 लोग पूरी तरीके से झुलस भी गए हैं। उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 3 अन्य घायल सिविल अस्पताल रोहड़ में उपचाराधीन है और डीएसपी रोहड़ू चमन लाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया है कि मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे टोडसा निवासी सोहन लाल के 2 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लग गई और इस अग्निकांड में 12 वर्षीय पवन पुत्र दीपक लाल की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। नहीं 5 बजे लगी है। प्लास्टिक से जिला सिरमौर को मुक्त करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इससे पूर्व भी प्लास्टिक ब्रिक्स को लेकर बेंच इत्यादि बनाए गए हैं और पंचायत स्तर पर बेहतर काम भी हुआ है। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक सहित अन्य प्लास्टिक को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया है, प्लास्टिक लाओ और आजीविका कमाओ, जिसके तहत आंगनवाड़ी में ग्रामीण महिलाएं प्लास्टिक को बोतलों में बंद करके लाएंगी और जिसका पंचायत स्तर पर वजन किया जाएगा और साथ ही इनका नाम बैंक अकाउंट नंबर के साथ रजिस्टर में लिखा जाएगा। पंचायत से ये बंद की गई प्लास्टिक बोतलों को 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा और इसकी अदायगी उनके खातों में की जाएगी। जिला सिरमौर में प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन पहले भी चलाया गया था, जिसमें हम पॉली ब्रिक्स को सारे जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, बच्चे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से बनवाई गई थी और इसको कलेक्ट भी किया गया। और एक सैंपल के रूप में इसको कैसे यूज़ करना है तो आपने देखा होगा डीसी ऑफिस के प्रांगण में भी एक बेंच बना है और कुछ बेंचेस बने हैं जिसमें जो इस पॉली ब्रिक को यूज़ किया गया है। आज के इसमें भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक का जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई कमी नहीं आई है और इस अभियान को हम दोबारा जो है ज़िला में चला रहे हैं। और अब इसमें ये कर दिया गया है कि सरकार की जो पॉलिसी है कि 75 रुपये पर केजी जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कोई भी व्यक्ति जो है, महिला पुरुष बच्चे लेकर आते हैं और फिर वो किसी नगर परिषद में या नगर पंचायत में या फिर हमारी ग्राम पंचायत में देते हैं, तो उसके एवज़ में उनको 75 रुपये पर किलो साफ़ सुथरा प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, जो कि एज ए फ्यूल आरडीएफ जो है या एसडीएफ जो इसको यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए 75 रुपये पर केजी खरीदने का प्रावधान सरकार ने किया है। तो इसी कैंपेन को दोबारा बढ़ाते हुए अब हम इसमें आने वाले समय में एक नया कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, जिसमें
कि हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो हमारे कलेक्शन सेंटर्स होंगे और वहाँ से कंसर्न ग्राम पंचायत इसको उठाएगी और पंचायत अपने मनरेगा के कामों में भी जहाँ जहाँ उनके डंगे लग रहे हैं, जहाँ लगता है कि इसको पॉलीब्रिक को यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे यूज़ करेगी और उस जितना यूज़ करेगी उसकी वैल्यू जो है वो पंचायत उस मनरेगा के फंड से उसको वापस करेगी और साथ में जो है जो बाकी पैसा है वो हम जो है वो सरकार से जो है उसको रिम्बर्स करवाएंगे। इस अभियान का जो नाम है वो है प्लास्टिक लाओ और आजीविका कमाओ, जिसमें कि हम पॉलीब्रिक्स को जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 110 किलोमीटर दूर बीथल नामक स्थान में एक जनरल स्टोर में आग लग गई और इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर बीथल में इस मल्टीपर्पज स्टोर में आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार यह आग सुबह करीब 5 बजे लगी और लोगों ने जानकारी अग्निशमन विभाग को दी और मौके पर रामपुर और कुमारसैन की अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने का काम उनकी ओर से किया गया। तो वहीं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाली के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे और कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि शिक्षा की जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। शिक्षित परिवार का समाज तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए शिक्षा के ढांचे को और भी मजबूत बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और साथ में हमने अपनी सोच में आवश्यक बदलाव लाकर ऐसे बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जिस कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सभी अध्यापकों से अपने आप को अपडेट करने का आह्वान किया ताकि उसका लाभ अध्ययनरत बच्चों को मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां ऐसी प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी है, वहीं पर कमजोर बच्चों के प्रति सोच बदलकर उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह आगे लाने के प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे में बच्चों के लिए उन्होंने अध्यापकों से अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। में बैठा है जिसको कि हम पहली पंक्ति में लाने का प्रयास करें। एजुकेशन में एक मैक्सिम है कि टीचर इज देयर, टीचिंग इज देयर, बट देयर इज नो लर्निंग। अध्यापक भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, अध्यापक ने पढ़ाया भी है, लेकिन बच्चे ने सीखा नहीं। तो थोड़ी हमारी एजुकेशन सिस्टम में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। मुझे बड़े लंबे समय तक स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ाने का मौका मिला है और टीचर हमेशा स्टूडेंट होता है। अपना नॉलेज अपडेट करिए। आज तो ज़माने में लोग किताबें कम पढ़ते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं। आज गूगल जैसी एजेंसीज आ गई हैं, जो चीज़ नहीं मिलती वो गूगल्स में ढूंढ लो। डिक्शनरी रखने की ज़रूरत नहीं, अगर स्पेलिंग नहीं आती तो गूगल में जो है वो ढूंढ लो और गूगल जो है वो सभी चीज़ों का जवाब देता है। टेक्नोलॉजी बदली है, पढ़ाई लिखाई का तरीका बदल गया है। हमारे वक्त में वो चौक और ब्लैक बोर्ड और पट्टी और स्लेट नहीं है। आज डिजिटल एजुकेशन है। सारे का सारा समाज जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो हमारी जो पढ़ाई की गतिविधियां हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपडेट आप तक ये भी पहुंचा दें कि छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 19 फरवरी से 25 फरवरी तक मनाया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा महोत्सव को लेकर कड़े इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को पुलिस अधीक्षक मंडी ने पत्रकार वार्ता के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इस बार शहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है और मेले के दौरान पुलिस के 1200 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।
एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को 7 सेक्टर में बांट दिया गया है। इससे गठचट अधिकारी, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। शिवरात्रि मेले की सांस्कृतिक संध्या इस बार सेरी मंच पर होगी। इसके लिए 6 QRT की टुकड़ियां बनाई गई हैं और कार्यक्रम के बाद ये टीमें सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगी। एसपी ने सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की है। शिवरात्रि का जो पर्व है उसके दौरान पड्डल मैदान और शहर जो है इनको आसपास की एरियाज को मिला के टोटल हमने जो है 7 सेक्टर इस बार डेजिग्नेट करे हैं, जिनमें ये पूरा बंदोबस्त रहेगा। बार जैसे कि सबको विदित है, जनरल हाउस में ये फैसला हुआ है कि जो नाइट कल्चरल कार्यक्रम है वो शेरी मंच में इस बार करने का निर्णय किया गया है। तो ये सेक्टर अलग से कार्व आउट किया गया है, जिसमें नाइट कल्चरल कार्यक्रम जो शेरी मंच पे करेंगे उसका रहेगा। और 7वां सेक्टर जो मिसलेनियस सेक्टर, जिसमें अन्य हमारी लॉजिस्टिक व्यवस्था रहती है और डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसको कार्यभार इस पर बढ़ाया जाएगा। इस पूरे बंदोबस्त में कुल मिला के 7 जो हैं राजपत्रित अधिकारी, गस्टेड ऑफिसर्स एक्टिव रहेंगे, जिसमें मंडी ज़िला के अपने हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स और साथ में कुछ ऑफिसर्स जो हैं अन्य यूनिट्स के हम रिक्विजिशन करेंगे। और इसके अलावा कुल मिला के करीब 1200 लोग जो है इस बंदोबस्त में रहेंगे, जिसमें होमगार्ड के जवान भी हैं और पुलिस के जवान और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहेंगे। कम्युनिकेशन की दृष्टि से एक अन्य अलग से जो है ट्रैफिक कम्युनिकेशन प्लान पूरे शहर को कवर करेगा। और एक सुरक्षा की दृष्टि से टेम्परेरी कंट्रोल रूम जो है वो पड्डल मैदान में और साथ में सिटी चौकी में इस बार बनाया गया है, जिसमें तुरंत जो है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए हमारी व्यवस्था रहेगी। नाइट कल्चरल प्रोग्राम के बाद 6 जो है QRT की टुकड़ियाँ बनाई गई हैं, जिनका काम जो है ये रहेगा कि नाइट कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो क्राउड डिस्पर्सल है और उस समय किसी भी प्रकार की कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या ड्रंकन स्टेट में कोई मिसबिहेवियर जो है पब्लिक प्लेसेस पे ना हो, उसके लिए 6 टुकड़ियाँ जो हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में डेजिग्नेट। विश्व के इकलौते बृजराज स्वामी मंदिर जिसमें श्री कृष्ण के साथ मीरा विराजमान है और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह ने करवाया था। नूरपुर के इस प्राचीन बृजवासी स्वामी मंदिर में मशहूर भजन गायक बनवारी लाल ने अपनी कीर्तन मंडली के साथ भजन कार्यक्रम किया और जिसमें समस्त नूपुरपुरवासी शामिल हुए। बृजराज स्वामी मंदिर सेवा दल सुनील पिंटू ने कहा है कि बृजराज स्वामी मंदिर में पंजाब अमृतसर से पूजनीय भजन गायक बनवारी लाल अपनी समस्त संकीर्तन मंडली के साथ यहां पर आए और उन्होंने बृजवासी स्वामी मंदिर में बहुत ही बेहतरीन भजन गाए। समस्त नूपुरपुर वासियों ने बृजवासी स्वामी मंदिर के प्रभु श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया। नमस्कार, मैं बृजराज स्वामी कीर्तन मंडल नूरपुर ट्रस्ट का सेवादार सुनील पिंटू। हमारे यहाँ बृजराज स्वामी के प्रांगण में अमृतसर से बनवारी लाल जी अपने पूरी कीर्तन मंडली के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हम उनका मंदिर कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनका जो भजन कीर्तन है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे ढंग से ये भजन कीर्तन करते हैं और काफ़ी फेमस सिंगर हैं ये भजन में। और हमारे शहर के लोग भी आज यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने भी इनका भजन कीर्तन सुना। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद लिया और उसके उपरांत उन्होंने अपना भजन कीर्तन यहाँ शुरू किया। सभी लोगों ने बहुत ही मन से, ढंग से और बड़े ही अच्छे विचारों के साथ इनके विचार सुने और इनका जो कीर्तन है वो बहुत ही अच्छा है और बड़े। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।